हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज आप सबका मैं स्वागत करती हूँ आरबीआई ग्रेड बी की स्ट्रैटेजी में। 2024 के एग्जाम्स नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, एग्जाम है और उसके लिए अभी हमें कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में डिटेल में सब कुछ बताने वाली हूँ। यहाँ पे मैं आपको फेज़ 1, फेज़ 2 दोनों के बारे में बताऊंगी, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव दोनों के बारे में बताऊंगी। लेकिन हम लोग इस स्ट्रैटेजी को सब्जेक्ट वाइज तोड़ के ना, हम कॉम्पोनेंट वाइज तोड़ेंगे। मतलब यहाँ पे मैं आपको ईएसआई की अलग स्ट्रैटेजी, एफएम की अलग स्ट्रैटेजी, क्यूआरई की अलग स्ट्रैटेजी, फेज 1 जीए की अलग स्ट्रैटेजी नहीं दूंगी। मैं आपको सिर्फ होल सोल बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से पढ़नी है, क्या क्या सोर्सेज हैं और किन चीजों को प्रायोरिटाइज करना है। क्योंकि अभी हमारे पास कम दिन बचे हैं, तो किस सोर्स को हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करें जिसमें से हम सबसे ज़्यादा आउटपुट निकाल पाएँ। वही पैरेटो प्रिंसिपल पे काम करेंगे कि 20% एफर्ट लगा के 80% रिजल्ट लाना है, तो वो 20% एफर्ट्स कहाँ लगाने चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले तो लेट मी टेल यू ऑल दी कंपोनेंट्स। सबसे पहले पूरे कंपोनेंट्स पे बात करते हैं, फिर वन बाय वन सब पे चर्चा करेंगे। आपको आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करनी है तो यू हैव टू रीड पीआईबी, यू हैव टू रीड आरबीआई सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, फिर आपकी स्कीम्स आ जाती हैं, फिर रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, फिर आपका आंसर राइटिंग आ जाता है जो कि डिस्क्रिप्टिव में हेल्प करेगा। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव अलग है क्योंकि उसमें एसे है। फिर आपका क्यूआरई आ जाता है और फिर आपका लास्ट में आ जाता है फिनेंस, ईएसआई और मैनेजमेंट का स्टैटिक। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स आपके हो गए। अब इन सारे कंपोनेंट्स में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पीआईबी। पीआईबी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर योर ओवरऑल एग्जामिनेशन। पीआईबी से आपके फेज 1 जीए में भी यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस और फेज 2 में आपका ईएसआई में तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते ही हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको एफएम में भी मिल जाएंगे। तो पीआईबी पढ़े कैसे? अब पीआईबी आप ओरिजिनल सोर्स से जाके पढ़ सकते हो, वेरी गुड सोर्स। आप पीआईबी को ओरिजिनल सोर्स से पढ़ोगे तो एक अलग कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, वहां से जाके आप पूरे आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। बट अगेन यहाँ पे थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट आ जाता है। मेरे जैसे वर्किंग कैंडिडेट्स पीआईबी को ओरिजिनल सोर्स से पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे 15-20 आर्टिकल्स डेली के आते हैं एंड यू डोंट नो विच इज़ इंपॉर्टेंट, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगेन इफ़ यू नो कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर इतने लंबे लंबे आर्टिकल्स आते हैं कि आप पूरा पढ़ोगे, उसमें इतनी सारी चीज़ें रिपीटेटिव दी रहती हैं, बार बार एक ही लाइन लिखी हुई है, बार बार लिखा हुआ है कि किसने ये इनॉग्रेट किया, तो वहाँ पे वो बहुत कम्बर्सम हो जाता है। तो आई वुड रिकमेंड यू क्रैक ग्रेड बी। मैंने खुद इसको यूज़ करके रखा हुआ है। यहाँ पे जो पीआईबी मैगजीन मिलती है उसको आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने खुद ओरिजिनल सोर्स से पढ़ने के बाद इस सोर्स पे शिफ्ट किया है और मैंने ये पाया है कि एक एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे कवर्ड है। आप खुद जाके चेक कर सकते हो, कोई भी ओरिजिनल पीआईबी आर्टिकल उठा लेना और इनका उसी आर्टिकल पे पीआईबी आर्टिकल उठा लेना जो इन्होंने बनाया है, वो आपको समझ में आ जाएगा कि इतने लंबे आर्टिकल में से जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, पीआईबी आर्टिकल्स अगर आप ओरिजिनल सोर्स से पढ़ भी लेते हो, एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा है और आप चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना जानते हो कि ठीक है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, स्किम करना जानते हो, तो मान लेते हैं आपने ओरिजिनल सोर्स से पढ़ लिया, बट एग्जाम जब आएगा तब रिवाइज कैसे करोगे? सारी चीज़ें ओरिजिनल सोर्स से रिवाइज करना नॉट पॉसिबल। तो वहीं पे कंपाइलेशंस की रिक्वायरमेंट आ जाती है, वहाँ पे यू कैन रिलाई ऑन क्रैक ग्रेड बी। ठीक है, तो पीआईबी पे मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि पीआईबी को किस तरीके से करना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस एग्जाम, दैट इज आरबीआई सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। आप देखोगे एफएम में you'll see कि एफएम का मेजॉरिटी, जो फाइनेंस वाला पार्ट है उसमें मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके आरबीआई सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन से आते हैं। अब वहाँ पे फेज 1 जीए में भी आप आरबीआई सर्कुलर्स देखोगे तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए बन जाता है। आरबीआई सर्कुलर्स को समझने के लिए यू शुड हैव सम बेसिक फिनेंस नॉलेज। आपको फिनेंस के जो आपके कुछ चैप्टर्स हैं जो आरबीआई में दिए हुए हैं वो क्लियर होने चाहिए, तब जाके आपको आरबीआई सर्कुलर समझ में आएंगे।
मैं कॉमर्स बैकग्राउंड की हूँ, तो मुझे ऑनेस्टली मैं बताऊं, बिना अगर फाइनेंस के टॉपिक्स में पढ़ के आरबीआई सर्कुलर्स पढ़ने जाऊं तो आई वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड 50-60% ऑफ इट। लेकिन अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, मतलब 10-20% आप फिर भी समझ लोगे, लेकिन बाकी का समझने के लिए यू शुड हैव स्टैटिक नॉलेज ऑफ फाइनेंस। तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि आरबीआई के सर्कुलर स्टार्ट करने से पहले डू योर फिनेंस स्टैटिक फर्स्ट, ठीक है। फिनेंस स्टैटिक कंप्लीट कर लो। जितने भी टॉपिक्स आरबीआई के जो हमारा नोटिफिकेशन आता है उसके सिलेबस में दिए हुए हैं वो सारे टॉपिक्स आप कवर कर लो। अब वो टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो इन्वेस्टोपीडिया से, जाके गूगल कर सकते हो एक एक टॉपिक पे और उसके नोट्स बना सकते हो। बट क्योंकि अभी टाइम कंस्ट्रेंट है, अभी टाइम बहुत कम है, तो नोट्स आई वुड नेवर रेकमेंड, कभी मैं रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स बनाने में टाइम भी लगेगा और वही टाइम आप किसी और चीज को 2-3 बार रिवाइज करने में डाल सकते हो। तो आई वुड रिकमेंड यू, यहाँ पे आप एक बार रीडिंग ले लो, सारे कंसेप्ट्स को एक बार क्लैरिफाई कर लो अपने माइंड में और फिर यू आर गुड टू गो फॉर योर आरबीआई सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। यहाँ पे अगेन अगर आप क्रैक ग्रेड बी का चूज करते हो तो वहां पे तो आपको पूरे फाइनेंस के टॉपिक्स उन्होंने शॉर्ट और क्रिस्प मटेरियल दे रखा है, यू नीड नॉट टू सर्च एनीवेयर। तो वहां से आप पूरा अपना फाइनेंस स्टैटिक कवर करो। फाइनेंस स्टैटिक में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आप अभी लग जाते हो तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप पूरा दिन फाइनेंस पढ़ रहे हो, स्टैटिक पढ़ रहे हो, तो 7 to 14 डेज अकॉर्डिंगली आपका कितना कैपेसिटी है, 7 to 14 डेज लगेगा पूरा फाइनेंस कवर करने में। उसके बाद यू कैन स्विच टू आरबीआई सर्कुलर्स और फिर थोड़ा बहुत रिविजन आपको फाइनेंस स्टैटिक का करते रहना है। अब बात कर लेते हैं आरबीआई सर्कुलर्स की। आरबीआई सर्कुलर्स अगर आप ओरिजिनल सोर्स से पढ़ने जाओगे, आपको पता है बहुत लेंथी होते हैं ये सर्कुलर्स, ठीक है, और इतने ज़्यादा लाइंस जो होती हैं उसकी अगर आप पढ़ोगे तो बहुत टफ लैंग्वेज यूज़ होती है उसमें। अगर आप ओरिजिनल सोर्स से पढ़ने में कंफर्टेबल हो तो दैट इज बेस्ट, ठीक है, उसके अलावा कुछ देखना ही नहीं है अगर आप कंफर्टेबल हो। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पाते हो तो गो फॉर सम कंपाइलेशन, जहां पे आपको ये मिल जाए कि हाँ कौन से सर्कुलर्स इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कौन से नहीं है, क्योंकि सारे भी पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका आरबीआई का जितना सिलेबस है उससे रिलेटेड जितने नोटिफिकेशंस आते हैं वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जनवरी में नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और कमर्शियल पेपर्स से रिलेटेड सर्कुलर आया था, तो वहां पे वो स्टैटिक फाइनेंस का जो आपने कवर किया वो भी कवर हो जाएगा और जो रीसेंट गाइडलाइंस आई हैं वो आपको पढ़ लेनी है। इसी तरीके से जो भी आपके सिलेबस से लिंक्ड है वही सर्कुलर्स आपको पढ़ने हैं। अगेन इफ यू कांट मेक द चॉइस कि कौन से सर्कुलर्स इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है, यू कैन रिलाई ऑन क्रैक ग्रेड बी मटेरियल। वहां पे आपको सारे सर्कुलर्स तो मिल ही जाएंगे, प्लस उनके फैकल्टीज भी हैं जो आपको एक एक सर्कुलर पढ़ा देंगे, ठीक है। अब वहाँ पे पूरे आपके सेशंस हैं जहाँ से आप एक एक सर्कुलर को अच्छे से समझ सकते हो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन रीडिंग बाय योरसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सर्कुलर्स वाला पोर्शन कवर हो जाता है। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है आरबीआई ग्रेड बी की प्रेपरेशन में, दैट इज योर स्कीम्स। अब स्कीम्स अगेन स्कीम्स इन न्यूज़ जो है रिसेंट मंथ्स में 4-5 मंथ्स में वो आपकी पीआईबी के कंपाइलेशन में भी कवर हो जाएगी। बट स्कीम्स का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर मैं एनालिसिस की बात करूं, पिछले 3 साल से ये एग्जाम मैंने दिया है और उसमें मेरा एनालिसिस ये बोलता है कि स्कीम्स अगर आप जो न्यूज में रही हैं 4-5 महीने में वो ही करके जाते हो, यू आर गुड टू गो। 1-2 क्वेश्चन छूटेंगे, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं छूटने वाले हैं, क्योंकि आरबीआई जो भी रिसेंट मंथ्स में आपका स्कीम्स आई हैं न्यूज में वही से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आपको स्कीम्स इन न्यूज कर लेनी है, वो आपकी पीआईबी कंपाइलेशन में भी कवर हो जाएगी और अलग से भी आप पढ़ सकते हो। अब स्कीम्स को देखो बहुत डिटेल में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कीम्स में से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आप सिर्फ ऊपर से पढ़ के गए हो तो यू वोंट बी एबल टू आंसर देम। तो स्कीम्स को ओरिजिनल सोर्स से कवर करते हो तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ गाइडलाइंस, अ लॉट ऑफ फैक्ट्स। तो वहां पे आप समझ नहीं पाओगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। अगेन यहाँ पे सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आपका रिवीजन एक बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है। आपने एक बार की स्कीम पढ़ ली और आपने सोचा कि ठीक है मैंने पढ़ ली, उसको अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो बिलीव मी यू वोंट बी एबल टू रिटेन इवन 20% ऑफ इट।
20% भी आप रिटेन नहीं कर पाओगे। स्कीम्स आर वेरी हार्ड टू रिमेंबर, तो उसमें रिविजन आपको 3-4 बार चाहिए ही चाहिए। तो जितनी भी स्कीम्स एंड न्यूज़ हैं वो सारी जो रिविजन्स हैं वो आप 3 से 4 बार करिए ही करिए। नोट्स बनाना चाहें बना सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर कि आप 3-4 बार पढ़ लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा बजाय कि नोट्स बनाने के। मैंने खुद नोट्स बना के देखे हैं, वो नोट्स रखे रह जाते हैं, दोबारा मैं रीड तक नहीं करती हूँ। इससे बेटर यही है कि मैं नोट्स बनाने वाले टाइम को यूटिलाइज करूँ उसको 2-3 बार पढ़ने में। ठीक है, तो ये आपका स्कीम्स हो गया। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट जो आ जाता है आपका वो है रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस एक मेजर रोल प्ले करता है आपके आरबीआई एग्जाम में, पर ये 4th प्रायोरिटी पे आएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस जो हैं इतने ज़्यादा नहीं बनते। पिछले एग्जाम में अगर आप देखो तो फेज 2 में इसमें डिस्क्रिप्टिव में रिपोर्ट्स के क्वेश्चंस आ गए थे। तो रिपोर्ट्स मेक इम्पॉर्टेंट पार्ट बट नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कि पिछले जो 3 कंपोनेंट्स हैं उससे थोड़ा कम इम्पॉर्टेंस रखता है। अब रिपोर्ट्स भी आपको बहुत दिमाग यूज़ करके रिपोर्ट्स पढ़नी है। सारी रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। आप देखोगे न्यूज़पेपर में बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, ये रिपोर्ट इसने निकाली उसने निकाली, बहुत सारी रिपोर्ट्स देखोगे, बट RBI will not ask all the reports. RBI will just ask the most important ones. Most important ones कौन निकालता है? जैसे WHO की, UN की कोई भी रिपोर्ट आ गई, आपकी IMF की रिपोर्ट आ गई, आपकी NSO की रिपोर्ट आ गई, आपकी नीति आयोग की रिपोर्ट आ गई, ADB की रिपोर्ट्स आ गई। ये सारी रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट बनती हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो निकालते हैं। अब इससे एक और चीज़ आप लिंक कर लो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का ब्रीफ आपको पता होना चाहिए। आपको पता है लास्ट ईयर क्वेश्चंस आ गए थे, ठीक है, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस आए थे। अगर आपको उसका स्टैटिक नहीं पता है तो यू वोंट बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस, तो उसका स्टैटिक भी साथ में करते चलो। जो भी रिपोर्ट कवर कर रहे हो, जिसने भी रिलीज की है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, अगर वो इंपॉर्टेंट है तो ही पढ़ना है। देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं सिर्फ वही करके जाओ। रिपोर्ट्स में इतना सारा डेटा होता है कि आप सब कुछ रिटेन कर ही नहीं सकते हो। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर एन ह्यूमन माइंड टू रिटेन। तो इससे अच्छा हम क्या करें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट को 10 बार रिवाइज कर लें कि वो हमारे दिमाग में छप जाए, नॉट 10 टाइम्स बट एटलीस्ट 3-4 टाइम्स। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने वो रिलीज की हैं, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का बार बार रिविजन करना है कि ये इस ईयर में सेटअप हुई है, इन कंट्रीज के द्वारा सेट की गई है, इतने मेंबर कंट्रीज हैं, लेटेस्ट ये मेंबर बना है, ये सारी चीज़ें हमने उसकी कर ली तो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी कवर हो जाते हैं, जो कि आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस भी हो गया। अब आ जाते हैं स्टैटिक पे। स्टैटिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैटिक है आपका मैनेजमेंट का, क्योंकि मैनेजमेंट में करंट में से हार्डली कुछ पूछा जाएगा, सारा स्टैटिक में से ही पूछा जाएगा। तो स्टैटिक आपका मैनेजमेंट का सबसे पहले रेडी कर लो आप, अभी से सबसे पहले मैनेजमेंट का कवर करो आप। मैनेजमेंट के जितने टॉपिक्स हैं आपका परसेप्शन, पर्सनालिटी, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन चेंज, जितने भी टॉपिक्स हैं सबको प्रायोरिटी वाइज कवर करो। प्रायोरिटी वाइज कैसे कवर करोगे? मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से आपके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों फंसने के चांसेस होते हैं। फिर आपका एथिक्स इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट ईयर इस पे डिस्क्रिप्टिव आ गया था, इस ईयर ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है या हो सकता है डिस्क्रिप्टिव भी आ जाए। एथिक्स मेक्स योर इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो एथिक्स को नहीं भूलना है। पर्सनालिटी, परसेप्शन, नज थ्योरी, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसको आप बहुत जल्दी कवर कर सकते हो। आई वुड रेकमेंड कि एक भी टॉपिक मत छोड़ो, जितने सिलेबस में टॉपिक्स लिखे हैं सब करो, बट प्रायोरिटी वाइज कवर करो। प्रायोरिटी वाइज कवर करोगे तो आपका जो टाइम होगा वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में पहले यूटिलाइज हो जाएगा और बाद में जो नॉन इंपॉर्टेंट वंस हैं उसको हमने जल्दी जल्दी कर लिया। इस तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पे कोई भी टॉपिक आप एक बार पढ़ के रख दिया उसको साइड में तो भूल जाओगे, इसलिए मेक श्योर कि आप 2-3 रिविजन्स हर टॉपिक के मैनेजमेंट के करो, क्योंकि मैनेजमेंट में सिर्फ आपका स्टैटिक ही इंपॉर्टेंट है और मैनेजमेंट आपका 50 नंबर का आता है। ठीक है, 25 ऑब्जेक्टिव में मान के चलो, 25 डिस्क्रिप्टिव में मान के चलो, तो 50 नंबर का आपका मैनेजमेंट आता है। तो उसके लिए आई थिंक कि इतने टॉपिक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट बन ही जाता है, आप इसमें कुछ छोड़ने की गुंजाइश नहीं है। ठीक है,
अब आ जाते हैं फिनांस स्टैटिक पे। तो फिनांस स्टैटिक मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आरबीआई सर्कुलर्स शुरू करने से पहले ही उसको कवर कर लो, जिससे कि आरबीआई सर्कुलर्स में जितने भी टॉपिक्स आते हैं, जैसे आपका फॉरेन एक्सचेंज आ जाता है, आपके जितने भी टर्म्स आते हैं सारे फिनांस रिलेटेड ही होते हैं, तो आपका फिनांस पहले कवर रहेगा तो आपको सर्कुलर्स अच्छे से समझ भी आ जाएंगे। तो वो आपने तब कर लिया। ईएसआई का जो स्टैटिक है, यहाँ पे थोड़ा सा कैच आ जाता है कि ईएसआई स्टैटिक में हम क्या क्या कवर करें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें कवर करो। देखो, ईएसआई स्टैटिक में आपका जो ईएसआई डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है उसमें सोशल इश्यूज वाला आ जाता है, ठीक है। आपका पावर्टी, एम्प्लॉयमेंट, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो आपको क्या करना है, उन सारे टॉपिक्स को डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है और डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस भी करनी है। अभी मैं आऊंगी आंसर राइटिंग पे, तब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करनी है। बट आपको ये जो सोशल इश्यूज वाले टॉपिक्स है इनको डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही रेडी करना है। इसमें से ऑब्जेक्टिव बहुत रेयर चांस है कि कुछ पूछ लिया जाए, ठीक है। अब बाकी के जो टॉपिक्स हो जाते हैं आपके ईएसआई के, उसमें इंपॉर्टेंट आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पहली प्रायोरिटी पे उसको कवर करना है। बाकी जो चीजें हैं जैसे जीडीपी हो गया, नेशनल इनकम हो गया, और जितने भी इसके स्टैटिक टॉपिक्स हैं उसका आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ईएसआई में सबसे ज्यादा करंट पूछा जाता है, स्टैटिक बहुत कम पूछा जाता है। इसीलिए फोकस आपको करंट पे रखना है, बट स्टैटिक को छोड़ना नहीं है। क्योंकि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है तो मुझे इसमें कम मेहनत लगती है, मैं जल्दी जल्दी इसको रीड कर सकती हूँ। लेकिन अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है तो आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि किस टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं, कब उसका कुछ ऑब्जेक्टिव आ जाए तो आपसे वो नंबर छूटने नहीं चाहिए। और डिस्क्रिप्टिव में तो ज्यादातर स्टैटिक टॉपिक्स ही पूछे जाते हैं। तो आपको ईएसआई स्टैटिक को बहुत सिलेक्टिवली कंप्लीट करना है, ठीक है। पूरा नहीं पढ़ना है, सिलेक्टिवली। हाँ, ईएसआई स्टैटिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तो हो ही गया, एसडीजीज, एनवायरमेंट, एसडीजी जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे आपको क्रैक ग्रेड बी का जो थीम बेस्ड डिस्क्रिप्टिव वाला मटेरियल है वो बहुत हेल्प करेगा। उन्होंने थीम्स बना रखी हैं, क्लाइमेट पे एक पूरा मटेरियल रेडी किया है जिसमें स्टैटिक और करंट पूरा मिक्स किया है 13-14 पेजेस का, ठीक है। फिर एम्प्लॉयमेंट पे एक उन्होंने थीम बना दिया है, एक उन्होंने विमेन पे बना दिया है, एक उन्होंने सोशल सेक्टर्स पे ये सारे बना दिए हैं, हेल्थ केयर पे बना दिया है, तो यहाँ पे पावर्टी पे बना दिया है। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, जो भी डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस आते हैं ना उनके लिए आप वो थीम बेस्ड कंटेंट रेडी कर लोगे तो आपको डिस्क्रिप्टिव में जो कंटेंट की दिक्कत आती है ना कि मैं लिखूं क्या, उसकी कभी दिक्कत नहीं आएगी। इतना सारा कंटेंट है, आप कुछ पॉइंट्स भी याद करके चलेगा, यू आर गुड टू गो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने आपको बता दिया थीम बेस्ड कंटेंट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो डिस्क्रिप्टिव आई वुड सजेस्ट कि आप अगर डेली नहीं कर सकते, वैसे तो डेली ही करना चाहिए, अगर आप डेली एक आंसर लिख लेते हो ना तो यू आर इन वेरी गुड पोजीशन, ठीक है। आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो कि आप वहां पे जाके बिल्कुल भी फंसोगे नहीं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आपको ये नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर चीज ही लिखनी है, आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो आप लिख सकते हो वो लिखना है ना, और वो आप लिख देते हो तो आपको नंबर मिल जाते हैं। तो कंटेंट की दिक्कत आती है, और कंटेंट अगर आपने पढ़ भी रखा है तो उसको आप कैसे पूरे आइडियाज को पेपर पे लेके आते हो वो एक बहुत बड़ा सवाल होता है। इसलिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप रोज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, रोज नहीं कर सकते हो तो हफ्ते में 2 से 3 आंसर जरूर लिखने की कोशिश करो, 2 से 3 दिन में, एक दिन में नहीं, 2 से 3 दिन में आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस करो। और बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जहाँ पे आपके फ्री इवैल्यूएशंस अवेलेबल हैं, वहाँ से इवैल्यूएट कराओ। तो आंसर इवैल्यूएशन से आपको पता चलेगा कि वेयर आई एम लैकिंग, कौन सी चीज़ें मुझे और ऐड करनी है। जैसे कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में अगर मैं शॉर्ट आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो ये है कि आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे विमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन आ गया, तो विमेन एम्पावरमेंट पे आप जब लिखना शुरू करो तो आप इस तरीके से लिखो कि आप कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स उसमें बता पाओ कि ये गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे विमेन एम्पावरमेंट हो, और आप कुछ रिपोर्ट्स बता पाओ कि ये रिपोर्ट्स में ये इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। जैसे आपका एनरोलमेंट वाला रिपोर्ट आई,
इन्हें किया था AISHE, ठीक है, फिर उनका आपने वो स्टेट कर दिया कि चलो ये इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, फिर आपने कोई ऐसा इनिशिएटिव बता दिया जो ग्लोबल लेवल पे चल रहा है। तो जब आप अपने आंसर को स्कीम्स रिपोर्ट से कवर करते हो ना, तो वो एक होलसम आंसर बन जाता है। तो ये तो रहा आपका डिस्क्रिप्टिव का। अब बात कर लेते हैं QRE पे। तो QRE पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, अब वो जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर QRE पे सेपरेट बात करेंगे तो। बाकी अगर इस वीडियो के अलावा भी आपको लगता है कि QRE पे थोड़ा सा और गाइडेंस मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक और फ्रेश वीडियो ले आऊंगी जिसमें मैं आपको डिटेल में बता दूंगी कि QRE को कैसे कवर करना है। अब बात कर लेते हैं फेज 1 GA पे। तो फेज 1 GA में आप देखोगे मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके PIB, RBI सर्कुलर्स, स्कीम्स, इन सब से कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए कुछ अलग से अगर आप देखोगे कि जो आपका फेज 1 GA होता है, जिसमें आपका स्पोर्ट्स, डिफेंस, अपॉइंटमेंट्स और डेज, ये सब आता है, तो इन सबको आप 3 महीने तक भी रेस्ट्रिक्ट रखोगे एग्जाम के पहले के 3 महीने, तो मोर देन इनफ है। और अगर आपसे इतना भी टाइम नहीं आपको मिल पा रहा है, तो जो मैंने आपको बाकी चीज़ें बताई वो कर लेना, उसमें आपका कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड करेंगे। मैंने आपको हर एक कंपोनेंट के बारे में डिटेल में बता दिया है। होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।